वेलकम बैक। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 जो कि है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो अभी पढ़ते हैं द अपराइजिंग इट अकरेंस नॉट लर्निंग ए लेसन फ्रॉम द स्मॉलर revolt occurring at other place. The British now decided to use the cartage at Meerut in western Uttar Pradesh. When the sepoy were forced to use the cartage on 24 April 1857, 90 of them refused to do so. They were both Hindu and Muslims. All of them were arrested and sentenced to a term of 10 years rigorous imprisonment. There were some sepoy below 18 years of age. They were sentenced to 5-year rigorous imprisonment to insult and instill fear in other sepoys. The British held a morning parade on 9th May 1857. In it, the sepoy were brought in handcuffs. Their clothes were torn in full view of other sepoys. The Indian sepoy felt offended at this, but they were unarmed and were stood under the aim of cannons. They did not raise a voice then. The uprising took place on 10th May 1857, a Sunday. Some sepoys had gone to the local market Sadar Bazaar to buy some commodities. A rumor spread there that the British were coming to confiscate all weapons. At the shopkeeper and other civilian attacked the British people in the market. The sepoy went back to their unit, collected their weapons and broke in a revolt. They attacked the British officer and other place. They took control of the artillery and important buildings. They decided to go to Delhi because they could not fight the British at Meerut. Before marching to Delhi, they set free the jail sepoys. They marched all night and reached Delhi early morning next day. तो अब इसमें देखते हैं ये जो विद्रोह है जो इसका उदय का ये किस प्रकार उदय हुआ प्रारंभिक में। विद्रोह काफी अन्य छोटे छोटे विद्रोह जो हैं अन्य स्थलों में भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि आपको इस चैप्टर में बाकी सभी प्लेसेस का नहीं बताया गया है। तो ब्रिटिश ने अब निर्णय लिया कि वे मेरठ जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वहाँ कार्टिएज का उपयोग करेंगे। मतलब वो जो आपको जो कारतूस जो थे उनका उपयोग कहा गया कि यहाँ पर किया जाएगा। जब सिपाहियों को 24 अप्रैल 1857 को कार्टिएज का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया तो 90 सिपाही ने इसे करने से इनकार कर दिया। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। उनमें से सभी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 10 साल की कठिन सजा दे दी गई। कुछ सिपाही 18 वर्ष से कम आयु के थे, उन्हें 5 साल की कठिन सजा दी गई। दूसरे सिपाहियों को अपमानित करने और उसे डराने के लिए ब्रिटिश ने 9 मई 1857 को सुबह
परेड का आयोजन किया। इसमें सिपाहियों के हाथ बंधे हुए थे, हथकड़ियां लगी हुई थी, उनके कपड़े दूसरे सिपाहियों के सामने फाड़ दिए गए थे। भारतीय सिपाही इस पर आहत हुए, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे और उन्होंने हथियार के निशान की दिशा, जो आपको कैनन देखने को मिलते हैं, उसकी दिशा खड़े सिपाहियों के तरफ करके रखी थी। उन्होंने तब तो कोई आवाज नहीं उठाया, लेकिन विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ, जो कि रविवार का दिन था। कुछ सिपाही स्थानीय बाजार, जो सदर बाजार है, वहां कुछ सामान खरीदने गए और वहां एक अफवाह फैल जाती है कि ब्रिटिश जो है सभी के हथियार समेत आ रहे हैं जब्त करने, आक्रमण करने के लिए। इस पर दुकानदार और अन्य नागरिक बाजार में ब्रिटिश लोगों पर हमला कर देते हैं। सिपाहियों ने अपनी इकाइयों में वापस जाकर हथियार जो है उसे इकट्ठा किया और विद्रोह में उतर गए। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों और अन्य स्थलों पर हमला किया। उन्होंने हथियारों और महत्वपूर्ण भवनों में नियंत्रण कर लिया, यानी उस पर कब्जा जमा लिया। वे मेरठ में ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला लिया। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने जेल में बंद सिपाहियों को वहां से निकाला, वहां से फ्री कर दिया। वे पूरी रात चलकर दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं और अगले दिन सुबह को दिल्ली पहुंचते हैं। अब है द इंडियन सिपाहीज एट दिल्ली ऑल्सो रोज इन रिवोल्ट। They appointed General Bakht Khan as their leader. They proclaimed the restoration of Mughal rule and made 82-year-old Bahadur Shah Jafar the emperor of India. They continued to attack the British officer and took control of important buildings. The revolt was sudden and massive, so the British were taken by surprise. They needed some time to react. दिल्ली में भी भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया। उन्होंने जनरल बख्त खान को अपना नेता नियुक्त कर दिया। उन्होंने मुगल शासन की पुनर्स्थापना की घोषणा की और 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को भारत के सम्राट के रूप में घोषित किया। वे ब्रिटिश अधिकारीगण पर हमला करना जो है वो जारी रखते हैं और महत्वपूर्ण भवनों पर अपना नियंत्रण जो है वो ले लेते हैं, यानी उन पर कंट्रोल भी स्थापित कर लेते हैं। विद्रोह अचानक और विशाल था, इसलिए ब्रिटिश को आश्चर्य हुआ। उन्हें प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। अब द अपराइजिंग स्प्रेड व्हेन द न्यूज ऑफ दिल्ली बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ the Indian sepoys spread to other places. The sepoys all over India found a ready spark and broke out in revolt too. The uprising spread to places like Awadh, Kanpur, Benares, Jhansi, Ara, Rohilkhand, Central India, some part of Bihar, Bengal, and Punjab. Minor revolt took place in Odisha, Assam, Rajasthan and Maharashtra.
तो अब देखते हैं विद्रोह किस प्रकार और फैलता जाता है। जब दिल्ली के तहत भारतीय सिपाहियों के नियंत्रण होने की खबर आती है तो अन्य स्थलों में भी यह खबर फैलने के कारण भारतीय सिपाहियों में जो यह खबर है पूरी तरह फैल जाती है, और जो जो इन विद्रोह में शामिल नहीं होते हैं वो भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं, जो वो सैनिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं। विद्रोह अवध, कानपुर, वाराणसी, झांसी, आरा, रोहिलखंड, सेंट्रल इंडिया, बिहार, बंगाल और पंजाब जैसी छोटी जगहों तक फैल गया। ओडिशा, असम, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में छोटे विद्रोह हुए। अब only the sepoy had not revolted, even the civilians up with arms. They attacked the British people and symbols wherever they saw them. The zamindar, peasant and trader joined or assisted the rebels with supplies and news. In no time, the revolt transformed itself into revolutionary war. The symbol of British authority were destroyed. Treasury was plundered at many places. In addition to Meerut and Delhi, the important centers of the uprising included Kanpur. Nana Sahib was the adopted son of Peshwa Bajirao II. The British had refused to accept him as the heir to the Peshwa and had forced him to stay at Kanpur. He led uprising there. He captured the fort and declared himself the Peshwa. He, together with Tatya Tope and Azimullah, resisted the British tooth and nail. तो कहा जा रहा है केवल सिपाहियों द्वारा ही विद्रोह नहीं किया गया बल्कि आम नागरिकों द्वारा भी हथियार उठाए गए। हथियार के साथ वो लोग भी विद्रोह में शामिल होते हैं, खड़े होते हैं। वे जहां भी उन्हें देखते हैं वहां ब्रिटिश लोगों पर वह हमला कर देते हैं। जमींदार, किसान और व्यापारी ने भी विद्रोह में इनका साथ देते हैं। सप्लाईज और समाचार के साथ जुड़े सहायता भी करते हैं। कुछ समय में विद्रोह खुद को एक क्रांतिकारी युद्ध में बदल जाता है। ब्रिटिश प्राधिकरण के जितने भी प्रतीक होते हैं उनको नष्ट किया जाता है, उनके खजाने को लूटा जाता है। मेरठ और दिल्ली के अलावा विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र शामिल हैं, जैसे कानपुर। तो कानपुर की बात करें तो नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के एडॉप्टेड सन थे, ब्रिटिश ने उन्हें पेशवा के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया था और उन्हें कानपुर में रहने के लिए मजबूर किया था। वह वहां पर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने उस किले पर कब्जा किया और खुद को पेशवा घोषित कर लिया, और वह भी तात्या टोपे और अजीमुल्लाह के साथ ब्रिटिश के खिलाफ सख्त विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब अवध। एट लखनऊ, बेगम हजरत महल was the wife of the Nawab of Awadh. When Awadh was annexed by the British, she felt offended. She revolted with the help of her commander Ahmadullah and captured Lucknow.
Central India, Rani Lakshmibai had adopted son, but the British refused to acknowledge him as the heir to the throne of Jhansi under the doctrine of lapse. So she declared that she would not give her Jhansi and rose in rebellion. She was joined by Tatya Tope in her war. Bareilly. The revolt at Bareilly was led by Khan Bahadur Khan. He formed his government there. And Bihar. At Ara and other places in Bihar, the uprising was led by the 80-year-old Kunwar Singh. He ran a parallel government in several places in Bihar. After his death, his brother continued with the movement. तो अवध की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, जो कि अवध के नवाब की पत्नी थी, जब ब्रिटिश ने अवध को अपने अधीन कर लिया तो उन्हें इस पर काफ़ी आहत महसूस होता है, आपत्ति होती है उनको। उन्होंने अपने कमांडर अहमदुल्ला के मदद से विद्रोह किया और लखनऊ पर कब्जा कर लिया। फिर सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन ब्रिटिश ने उन्हें झांसी के गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि वह अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देगी और विद्रोह किया। उन्हें तात्या टोपे ने उनके युद्ध में शामिल हुए और उनकी मदद की। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। उन्होंने वहां अपनी सरकार बनाई। बिहार में आरा और बिहार के अन्य स्थानों पर विद्रोह 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया। वह बिहार के कई स्थानों में एक समक्ष सरकार चलाते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई इस आंदोलन में जारी रहे। अब रीजनल फोकस अवध। अवध was a large state in central Uttar Pradesh. With its capital at Lucknow, its ruler was Wajid Ali Shah, who had been out from power in 1856 in the name of mismanagement. Due to this, the Sepoy were very angry, as most of the Sepoy in Bengal army came from the Awadh region. The rebellion by the Sepoy at Meerut and Delhi gave an opportunity to Awadh to rise in rebellion. Under the leadership of Begum Hazrat Mahal, it started on 30 May 1857. The Sepoy besieged the residence where the European took shelter. General Havelock was sent to rescue the Europeans but failed to do so. He died in Sikrimis. He returned with a heavy loss. Later, Sir Colin Campbell was sent with more reinforcement, who defeated the rebels and captured Awadh in March 1858. The British wreaked vengeance upon the Indians. They killed a large number of people in cold blood. Begum Hazrat Mahal escaped to Nepal. अब अगर अवध के क्षेत्र में हम लोग ध्यान देते हैं, वहां अगर हम लोग फोकस करते हैं तो हमें अवध
बात करें तो यह केंद्रीय उत्तर प्रदेश में है। एक बड़े राज्य के तौर पर यह उस समय में था, जिसकी राजधानी लखनऊ थी। इसके आखिरी शासक वाजिद अली शाह थे, जिन्हें दुर्बल प्रबंधन मतलब वीक या मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं, मिसमैनेजमेंट के नाम पर उन्हें 1856 में सत्ता से हटा दिया गया था। इसके कारण सिपाही जो थे वो बेहद गुस्से में थे, क्योंकि बंगाल आर्मी के अधिकांश सिपाही अवध क्षेत्र से आते थे। मेरठ और दिल्ली में सिपाही द्वारा किया गया विद्रोह अवध को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह करने का एक मौका दिया गया। यह 30 मई 1856 को शुरू किया गया। सिपाही ने उस स्थान को घेर लिया जहां यूरोपीय लोग शरण ले रहे थे, और जनरल हैवलॉक को यूरोपियन लोगों को बचाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं किया, करने में नाकामयाब रहे। उन्होंने एक संघर्ष में मोकबिल किया। वे एक भारी नुकसान के साथ वापस आए। बाद में सर कॉलिन कैम्पबेल को और अधिक मतलब शक्ति के साथ भेजा गया, जिन्होंने विद्रोहियों को हराया और मार्च 1858 में अवध को जीत लिया। ब्रिटिश ने भारतीयों पर प्रतिशोध लिया। उन्होंने सड़क पर बहुत सारे लोगों को बेदर्दी से मार डाला। बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल की तरफ चली गई, नेपाल की ओर भाग करके चली जाती है। अब देखते हैं सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। द ब्रिटिश वेयर सफरिंग फ्रॉम ए सुपीरियर कॉम्प्लेक्स दे नेवर एक्सपेक्टेड द repressed inferior Indians to raise their head, so they were shocked and surprised completely when the revolt occurred for the first time at Meerut and then at other places. However, they were powerful and resourceful. They gathered their force and suppressed the revolt so brutally that left the Indians with bitter memories forever. They dealt with the rebel with a feeling of vengeance. They were more barbarous than a robber or terrorist can ever be. They brought reinforcement from the Punjab. The freedom fighters were not very resourceful, yet they fought with British. तो अब जब विद्रोहियों को यानी विद्रोह को जब दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ब्रिटिश को इस प्रकार उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, इस तरह से सफ़र करना पड़ेगा, ये उनको आभास भी नहीं हुआ था। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जिन्हें वो इतने दबे हुए लोग मानते हैं, इन्फीरियर मानते हैं, मतलब निम्न जिन भारतीयों को वो मानते हैं, वो इस तरह से रेबल कर सकते हैं, अपना सिर उठा सकते हैं। इसलिए जब पहली बार विद्रोह मेरठ में हुआ और फिर अन्य स्थानों पर हुआ, तो वे पूरी तरह से चौंक गए। हालांकि वे शक्तिशाली और संसाधनशील थे, वे अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और विद्रोह को इतनी क्रूरता से दबाने की कोशिश की कि भारतीयों को
भारतीयों के लिए ये जो यादें हैं सदैव के लिए उनके अंदर रह जाए। उन्होंने विद्रोहियों के साथ बदले की भावना के साथ काम किया। वे एक लुटेरे या आतंकवादी कभी नहीं हो सकते हैं। वे और अधिक बर्बर थे, यानी कि और अधिक ज़्यादा क्रूरता के साथ उन्होंने काम किया। वे पंजाब से वह और अधिक बल मंगवाते हैं और दलों को उन्होंने मंगवाया, और स्वतंत्रता सेनानियों के पास बहुत अधिक संसाधन तो नहीं थे, उनके पास जो वेपन्स की बात करें तो वो लिमिटेड ही थी। फिर भी वे जीतने पर थे, समय जितने पर थे सब कुछ लड़ रहे थे और ब्रिटिश को कठिन समय का स्वाद चखाने की कोशिश कर रहे थे। Everything they had and made the British taste thought time. The battle were fought in every town, village and street. The British indiscriminately killed men, women and children. Often they tied the rebel on the mouth of cannon and blew them most inhumanly. Wherever the British army moved, they left behind burning buildings and devastated fields, littered with the dead bodies in scores of villages. They surrounded people and put them to fire. अब कहा जा रहा है ब्रिटिश को उन्होंने कठिन समय का स्वाद चखाने के लिए मतलब चखाने के लिए भिगो दिया। लड़ाई जो है हर गांव और सड़क पर लड़ी गई। ब्रिटिश ने पुरुषों, महिला और बच्चों को बड़ी बेदर्दी से मार डाला। अक्सर उन्होंने बदमाशों को तोप के मुंह पर बांधकर उन्हें बहुत क्रूरता से तोप चला देते हैं और वो जो जिसकी भी बॉडी होती है वो बिल्कुल फूक जाती है। जहां भी ब्रिटिश सेना गई वहां वे जलते हुए इमारतों और मरे हुए शवों से भर दी गई। कई गांवों में उन्होंने लोगों को घेर कर उन्हें आग लगा दिया। At Delhi, Sir John Nicholson recaptured important buildings in September 1857. Pitched battle were fought for the control of the Red Fort, Chandni Chowk, Kashmiri Gate, and other places. Bahadur Shah Jaffar fled to the tomb of Humayun, where he caught and sentenced of life imprisonment. His two sons were killed just before his eyes at Khuni Darwaza. He was deported at Rangoon, where he died in 1862. This also brought about the complete decline of Mughal rule. Upon his defeat, Nana Sahib escaped to Nepal and was never heard of again. Tatya Tope continued to fight and captured the city, but could not resist the British for long. At Awadh, the British recaptured the city and Begum Hazrat Mahal escaped to Nepal. Rani Lakshmibai of Jhansi fought most violently when she was evicted from the Jhansi fort. She jumped the high rampart of her fort on her horse and
escaped to Kalpi. She herself led her small army, adoring the dress of a warrior, with her son tied behind her back, swinging her sword on her horse. She, with help of Tatya Tope, seized Gwalior from Scindia, who was loyal to the British. The Rani died fighting. Later, Tatya Tope was caught and hanged to that. At Bareilly, Kuwar Singh died fighting. The major leader at other place too either died fighting or were caught or hanged. The larger part of the revolt came to an end in 1858. At some place it continued for some more time until 1859. दिल्ली में सर जॉन निकलसन ने महत्वपूर्ण इमारतों पर कब्जा किया। दोबारा से उन्होंने कब्जा कर लिया और सितंबर 1857 में लाल किला, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट और अन्य स्थानों पर अपना नियंत्रण करने के लिए जो है बैटल लड़ा, यानी फाइट की। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में भाग गए, जहां उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें जीवन भर यानी पूरे जीवन भर की सजा सुनाई गई। उनके जो दो बेटे थे, उनको उनकी आंखों के सामने ही मार दिया जाता है। आंखों के सामने खूनी दरवाजा पर मार दिया जाता है। उन्हें रंगून डिपोर्ट कर दिया जाता है, मतलब रंगून भेज दिया जाता है, जहां उनकी 1862 में मौत हो जाती है। इसने मुगल शासन की पूरा जो अस्तित्व था वो खत्म हो गया। यहाँ से मुगल की जो डायनेस्टी थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अपने पराजय के बाद नाना साहेब नेपाल बचकर चले जाते हैं और फिर उनके बारे में कोई भी खबर नहीं आती है। तात्या टोपे ने लड़ना जारी रखा और शहर को कब्जा किया, लेकिन ब्रिटिश के खिलाफ वे लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। वो लंबे समय तक नहीं टिक पाए। अवध में ब्रिटिश ने फिर उसी टाउन को फिर से कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश ने पुनः पकड़ लिया और बेगम हजरत महल जो है वो भी नेपाल भाग गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सबसे बहादुरी से लड़ा। जब उन्हें झांसी किले से बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने अपने घर की ऊंची जो दीवार होती है, किले की दीवार, उनसे छलांग लगा देती है और नीचे जो घोड़े होते हैं उनके ऊपर छलांग लगा देती है और कल्पी की तरफ भाग जाती है। उन्होंने अपने छोटे से सेना को खुद पीछे रखा, एक योद्धा के समान। वह अपनी जो ड्रेस है वो पहनती, अपने पुत्र को पीठ में बांधकर अपने घोड़ों पर अपनी तलवार लहराती हुई वह खुद को नेतृत्व उन्होंने किया। उन्होंने तात्या टोपे की मदद से वफादारी के लिए ब्रिटिश के प्रति विरोध किया। रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते मर गई। बाद में तात्या टोपे को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। बरेली में कुंवर सिंह भी लड़ते लड़ते मर गए। अन्य स्थानों पर
मुख्य नेताओं ने या तो लड़ते लड़ते वह मर गए थे या फांसी पकड़कर फांसी पर लटका दिए गए। विरोध का बड़ा हिस्सा 1858 में ही खत्म हो गया। कुछ स्थानों पर यह थोड़ी और समय तक जारी रहा जो 1859 तक था।